आज हम टेस्ट नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग जो पहला टेस्ट हुआ था उसका जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है उसका टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में जा कर के सारे टेस्ट जितने भी हो रखे हैं, अभी उसके 5 पार्ट बन रखे हैं, आप वहाँ से जा कर के गो थ्रू होकर के सारे जितने भी टेस्ट हो रखे हैं उनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना पहला टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से जो भी पहाड़ियाँ दी गई हैं उनमें भारत के प्रायद्वीप में कौन सी उपस्थित है। इसमें पहला है अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा है वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, तीसरा है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ और चौथा है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। आपको जो है 3 चीज़ों पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो रही होगी कि वेलिकोंडा, महेंद्रगिरी और पालकोंडा ये प्रायद्वीप के अंतर्गत आ सकती हैं। पर अरावली वाली जो पहाड़ी है इस पर थोड़ा सा हमें जो है डाउट हो सकता है। पर अगर आप इसका थोड़ा सा आप जो है अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी होगी जियोग्राफी की, तो आप जो है इसको भी शामिल कर लोगे। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से जोड़े सही हैं। 2 सही हैं, 1 सही है, 3 सही है या 4 सही हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें से चारों के चारों जोड़े जो है सही हैं, यानी अरावली की पहाड़ियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत के भाग में जो है विद्यमान है। ठीक है, तो सभी चारों इसका जो है अगर हमारा सही होता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम जान लेते हैं, प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा का जो कच्छ से लेकर के दिल्ली के पास वाली जो अरावली रेंज है, उसके पश्चिमी किनारे के साथ साथ जो है चलने वाली जो एक अनियमित रेखा है उसको जो है प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और गंगा का जो डेल्टा है, वहाँ से लगभग यमुना और गंगा के समानांतर जो स्थित जो रीजन है उसको भी जो है प्रायद्वीपीय भारतीय खंड के अंदर मान लिया जाता है। ठीक है, और जो उत्तरी पूर्व में है कार्बी आंगलोंग वाला जो रीजन है, मेघालय, कार्बी आंगलोंग जो है ये आसाम का ही एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और मेघालय का पठार है, पश्चिम में राजस्थान है इस खंड का विस्तार। और वेस्ट बंगाल में अगर जाएंगे तो मालदा जो फ्रंट है, जो मालदा फ्रंट है, और छोटा नागपुर से लेकर के उत्तरी पूर्वी भागों को जो भी अलग करने वाला जो एक लाइन बनती है उसको भी जो है भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं। और अरावली वाले पे एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अरावली वाला जो हिस्सा है क्यों इसको शामिल किया जाता है प्रायद्वीपीय खंड में, क्योंकि प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत जो अवशिष्ट पर्वत हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, ये तो खैर इसमें शामिल ही है, मैंने बता दिया। और भी जो दूसरे भी पहाड़ियाँ हैं इनको प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नल्ला की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, जावदी हिल्स हो गई, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ हो गई, पालकोंडा और रेंज और महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ, इन सारी जितने भी पहाड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे हिल्स हैं, इनको जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरा कथन है होयसल मंदिरों को मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, और तीसरा कथन है होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो आप इसका पहला कथन आप जो है समझ सकते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। तो पहला कथन तो सही है, ये भगवान शिव को ही समर्पित होयसलेश्वर मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक का जो हेलबिड वाला रीजन है, जिसे द्वार समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ही होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित स्थित है। ठीक है, और दूसरा कथन यानी पहला अगर सही हो जाता है तो हमारा ये बी वाला गलत हो जाता है। ठीक है, अभी हमें ए सी और डी पे भी विचार करना। अभी हम दूसरे कथन पे देखते हैं। दूसरा कथन कहता है कि होयसल मंदिरों को वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत नहीं है, ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत ना आकर के ये जो है जो बेसर शैली है, जो बेसर शैली जो एक द्रविड़ शैली और नागर शैली, इन शैली के बीच में जो एक दूसरी शैली आती है जिसे हम जो है
बेसर शैली का उदाहरण मानते हैं, तो ये बेसर शैली के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला मंदिर है। ठीक है, बेसर शैली को जो है देखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो दूसरा हमारा कथन गलत हो जाता है। अगर दूसरा कथन गलत होता है तो ए गलत हो जाता है, बी तो गलत हो ही चुका है, और डी भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बचता है सी। सी इज़ राइट आंसर। तो सी अगर राइट आंसर होता है तो हमारा तीसरा कथन भी सही हो जाता है। नहीं, होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी इज़ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लौह की कमी की एनीमिया का सबसे आम उदाहरण माना जाता है। ये तो सही है। ये तो जिसको भी थोड़ी बहुत जो है साइंस ने जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो वो इसको सही आंसर मार्क कर सकता है। दूसरा कहता है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 में सुभेद्य जो यानी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको जो है एनीमिया को कम करने के लिए शुरू किया गया था। और तीसरा कथन कहता है कि 6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है। तो इसमें कहता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला कथन है ये भी सत्य हो जाता है। दूसरा, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति जो है 2018 में ही वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको जो है इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो महिलाएं हैं जो जिनका जो है डिलीवरी होने के टाइम पे एनीमिया की जो है शिकार हो जाती हैं, उनको जो है इन ग्रुप में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा कथन भी यानी 2018 में ही एनीमिया मुक्त भारत वाली जो रणनीति है इसको चालू किया गया था। तो दूसरा कथन सही होता है। तीसरा, 6x6 जो रणनीति जो है ये है एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से ही संबंधित, ये भी सही है। तो पहला कथन भी सही होता है, दूसरा भी सही होता है और तीसरा भी सही होता है। तो ये हमारा डी राइट आंसर होता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। एनीमिया जो होती है हमारे शरीर के अंदर जो है लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या ऑक्सीजन को ले जाने के लिए और हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो अपर्याप्त आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करती हैं। जैसे इनकी क्षमता जो है हमारी एज होती है, हमारा लिंग हो गया और धूम्रपान हो गया, गर्भावस्था की जो स्थिति होती है इन्हीं के अनुसार जो है निर्धारित होती है। ठीक है, और लौ जो है आयरन की कमी जो है एनीमिया का सबसे आम कारण है, जिसमें आयरन की गोलियां दी जाती हैं, जैसे फॉलेट्स हो गया, विटामिन B12 की गोलियां हो गई, विटामिन ए की कमी जिनमें होती है उन क्रोनिक जो एक तरह का सूजन होने का जो प्रॉब्लम आता है और परजीवी संक्रमण यानी जो पैरासाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और अनुवंशिक विकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको जो एनीमिया के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें एनीमिया में सबसे खास चीज़ ये होती है कि इसमें थकावट आपको बहुत जल्दी हो जाती है, कमज़ोरी आता है, चक्कर आने की बहुत सारी समस्याएं आपको होती हैं। और विशेष रूप से इसमें महिलाओं जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिलीवरी में जो शामिल महिलाएं जैसे गर्भवती महिलाएं हो गए और विशेष रूप से छोटे बच्चे हैं वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, और ये जो रणनीति 6x6 वाली जो रणनीति है एनीमिया का, ये जो है 2019-20 के अनुसार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो है इसमें बताया गया था कि जो है इसमें महिलाएं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एनीमिक हुए हैं, यानी एनीमिया के काफ़ी ज़्यादा जो है शिकार हैं। चलिए फिर हम आप क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। और दूसरा कथन है तराई पट्टी भाबर के उत्तर में स्थित है। और तीसरा कथन कहता है कि तराई के दक्षिण में एक पट्टी है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। पहला कथन सत्य हो जाता है। उत्तरी मैदान में जो नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप हैं ये निक्षेपों से निर्मित है जो उत्तरी मैदान है। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाता है। तीसरे पे देखते हैं, अगर दूसरे को भी थोड़ा सा हम इसको जो है होल्ड पे रखते हैं। तीसरा कहते हैं कि तराई के दक्षिण में एक निर्मित पट्टी है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा अगर तीसरा भी अगर गलत को अगर हम काउंट करें तो एक बार हम ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि इस ऑप्शन किस हिसाब से सेट किया गया है। ऑप्शन इसमें कहता है
कि पहला तीसरा 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 मतलब 3 जो है चारों ऑप्शंस में शामिल है, यानी हमारा तीसरा कथन जो है सत्य है। और दूसरा भी कैसे हम इसको फाइंड आउट करें कि ये सही है या गलत है, तो पहला सही हो जाता है और तीसरा भी सही है। तो पहला तीसरा सही हो जाता है अगर है, तो हम पहला तीसरा को अगर सही मानकर चलते हैं तो हमारा ऑप्शन ए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जब सबसे ज़्यादा जो है सही के ऑप्शन में काउंट किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर सही हो जाता है तो पहला और तीसरा ए हो गया और बी हो गया, तो पहला और तीसरा सही होते ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब दूसरा वाला कथन गलत क्यों है, थोड़ा सा हम जो है और भी इस पे जान लेते हैं। उत्तरी जो मैदान है जिसमें जो है सिंधु नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं जो है, उनके द्वारा जो लाया गया जो जलोढ़ का निक्षेप होता है, उनको ला करके जो है इन मैदान का निर्माण किया गया है। यह मैदान जो है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर से निर्मित है। इस मैदान की जो चौड़ाई है, एवरेज जो इसकी विड्थ है, वो 150 से लेकर के 300 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इनका जमाव जो है, इसकी मोटाई लगभग मुझे लगता है गहराई इसको 1000 से 2000 तक जो है 1000 से 2000 तक अलग अलग जो है हर जगह पर भिन्न भिन्न है, लेकिन इसको एवरेज अगर हम देखा जाए तो 1000 से 2000 के बीच शामिल किया जा सकता है। और इस मैदान को जो है उत्तर से दक्षिण तक 3 तरीके से विभाजित किया गया है। एक है भाबर, और दूसरा हो जाता है तराई, और चौथा हो जाता है जलोढ़। जलोढ़ को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ को 2 भागों में बांटने के बाद जो है इसमें एक आ जाता है खादर और एक आ जाता है बांगर। बांगर भांगर दोनों आप जो है उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो भाबर है, भाबर का जो मैदान होता है वो शिवालिक का जो तलहटी है, शिवालिक के जो निचला वाला रेंज है, उसके समानांतर ढलान के अंतर्गत जो है 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको संकरी पट्टी के रूप में शामिल किया जाता है। इसके पहाड़ों से आने वाली जो भी नदियों की जो धाराएं हैं, उसमें जो नदियों के साथ साथ में जो लाए गए चट्टानों का जो भी अवशेष है, उनके शिलाखंड है, उसको जो है ला करके नदियाँ यहाँ पे इकट्ठा करती हैं, और अंदर आने के बाद ही वहाँ पर जो है बहुत सारी नदियों की जो धाराएं हैं वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट और बहुत सारी जो है चट्टानों के छोटे छोटे अवशेष जो है मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नदियाँ जो है अंदर ही अंदर जो है प्रवाहित हो रही होती हैं। ये हमारा भाबर वाला रीजन होता है, ठीक है। अब भाबर को भाबर होते ही अब जो हम चलते हैं तराई वाला जो रीजन है, भाबर का जो दक्षिण वाला रेंज है, जिसमें जो है लगभग 10 से 20 किलोमीटर का रेंज जो है शामिल किया जाता है। इसमें अधिकांश जो धाराएं होती हैं जो हमारे भाबर के मैदान में जो है विलुप्त हो गई थी नदियाँ, यहाँ पर जो है धीरे धीरे प्रकट होने लग जाती हैं, धीरे धीरे जो है नदियों की धाराएं जो हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो है तराई वाला जो रेंज है, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का जो है नदियों का पानी रिसने की वजह से दलदली जो है स्थान का निर्माण हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों की बहुत अधिकता होती है और वन्य जीवों की विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो कथन 2 है गलत हो जाता है। और तराई के जो भाबर हो गया हमारा, और उसके बाद तराई हो गया। तराई का जो दक्षिण वाला रेंज है उसमें जो है हम जो है जलोढ़ का जो मैदान है उनको शामिल करते हैं। जलोढ़ में मैंने बताया कि आपको उसमें जो है भांगर, आप बांगर या कुछ भी बोल सकते हैं, और खादर, 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। इसमें जो है जो नदियों के कटाव से निक्षेपित और भू आकृतियों का जो सबसे परिपक्व वाला जो रेंज होता है, उसमें जो है विशिष्ट अनेक प्रकार की विशेषताएं जो है विद्यमान होती हैं, जैसे कि सेंड बार हो गया। सेंड बार, एक सेकेंड, सेंड बार एक तरह की भू आकृतियाँ हैं, उनको याद कर लीजिएगा। मेंडर्स का मतलब ये होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो जो है सांप की आकृति में प्रवाहित हो रही होती है, उनको मेंडरिंग बोला जाता है, उन्हीं से बना हुआ है मेंडर्स, ठीक है। और ऑक्सबो लेक मतलब जो ये हमारे गाय है, गाय के जो खुर है, खुर के आकृति का जो है एक आकृति जो है निर्मित होती है, नदियों के द्वारा जो निर्मित की जाती है। और ब्रेडेड चैनल
तो ये इन तरह की आकृतियाँ जो है जलोढ़ वाले जो हमारा रेंज है उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फसल विविधीकरण से निर्मित कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से संबंधित है। और दूसरा कहता है कि कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है। तो फसल विविधीकरण के संबंध में जो ये बात लिखी गई है, उत्पादन में फसलों को जोड़ने से, यानी फसल विविधीकरण का सीधा सा मतलब यही है कि इसमें बहुत सारी कृषि पद्धतियों को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें जो भी कृषि की जाती है उसमें विशेष प्रकार की कृषि पद्धति को शामिल करने के साथ साथ उनके मूल्यवर्धन से जुड़ी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है, जिससे हमारे कृषि से पैदावार से होने वाली जो भी हमारे लाभ है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है। तो ये फसल विविधीकरण के अंतर्गत ही शामिल होता है, तो हमारा कथन ये सही हो जाता है। और फसल प्रणाली का मतलब यही है कि जो विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र के रूप में निर्धारित जो भूभाग है उसमें जो बोई जाने वाली जो फसलें हैं और उनके अंतर्गत जो भी और भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिससे उनको जो है प्रबंधित करने में आसानी हो, वो फसल प्रणाली के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। तो कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी में एक तरह का जो है पेड़ पौधों को लगाने से संबंधित पशुओं के पशुपालन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। तो बहुक्रियाशील का मतलब यही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है एक साथ शामिल कर लिया जाता है कृषि वानिकी में। तो हमारा दूसरा कथन अगर सत्य होता है तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। पहली बात तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये हरियाणा के करनाल ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये जो है हमारे पशुधन से संबंधित जो भी रिसर्च वाले कार्य हैं वहाँ पर किए जाते हैं। और दूसरा कथन कहता है कि यह किसानों को डेयरी पशुओं की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। तो पहला वाला जो कथन है तो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ही विकसित किया गया है। इसको आप लोग जो है एक तरह का फैक्चुअल ये कथन है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ई गोपाला जो एप्लीकेशन है वो एनडीडीबी द्वारा विकसित किया गया है। पहला कथन सत्य हो जाता है। और यह किसानों के डेयरी, मैंने आपको बताया कि पशुधन से संबंधित जो भी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जैसे उनकी बीमारियां हो गई और उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए और उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। और दूसरा कथन सत्य होते ही हमारा पहला दूसरा सही हुआ तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। ये तो पहली बात एक फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको अगर आपको याद है तो आप इसको जो है सही मार्क कर सकते हैं। पहले एक बार और दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन कहता है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। ठीक है, और दूसरा हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कथन कहता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तीसरा कथन तो आप अगर आपने पढ़ाई करी है तो तीसरा तो आप बिल्कुल सही आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। पहला कथन और तीसरा कथन इसमें थोड़ा सा तीसरा तो सत्य हो गया है। ठीक है, आप लेकिन हमको बताना है कि इसमें से सत्य नहीं कौन है, इसमें कौन सा कथन जो है ऐसा है जो सत्य नहीं है। तो 7वें का अगर हम चेक करें तो तीसरा कथन सत्य होता है और पहला भी सत्य है। महाराष्ट्र में सह्याद्री ही कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तो पहला और तीसरा अगर सत्य होता है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो हमारा बी आंसर जो है, बी जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ये एक तरह से जो है एक दूसरे के साथ जो है बदल दिया गया है। जो कथन है पूर्वी घाट की ऊंचाई जो तुलनात्मक रूप से अधिक है, पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक ना होकर के ये पश्चिमी घाट की तुलना में जो है पूर्वी घाट ज़्यादा, पश्चिमी घाट अधिक ज़्यादा जो है ऊंचाई में पूर्वी घाट से ज़्यादा है और निरंतर क्रम में जो है सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी घाट को माना जाता है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे
प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जो है तटबंध टूटे हुए हैं, उस वजह से वहाँ पे निरंतर कर्प बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी घाट है वो निरंतर कर्प में काफ़ी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं उसको। तो दूसरा अगर हमारा कथन गलत होता है तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें कथन बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा और अगर हम जानकारी रखें इसमें, तो पश्चिमी घाट को जो है स्थानीय रूप से बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें महाराष्ट्र में मैंने, जिससे कि आपको पहले कथन से ही पता चल जाता है कि इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी रेंज के रूप में, और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और पूर्वी घाट की तुलना में यह अधिक निरंतर क्रम में है। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नदियों द्वारा पूर्वी घाट में असंतुलित और निचली पहाड़ियों का अत्यधिक क्षरण होने की वजह से वो तुलनात्मक रूप में काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित है, निरंतर क्रम में नहीं है। ये निरंतर क्रम के क्रम में अगर देखें तो जो हमारा पश्चिमी घाट है ये काफ़ी ज़्यादा निरंतर क्रम में है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कोआला प्रजाति, ये इस कोआला प्रजाति के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि कोआला के संबंध में जो एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी इनके जहाँ पर भी इनका निवास स्थान है, इनका प्रवास स्थान है, तो उसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस पर जो है बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि कोआला एक प्रकार का स्तनपायी जीव है जो मार्सुपियल यानी धानी प्राणी बोला जाता है इनको, जो है इन मार्सुपियल का मतलब ये होता है जो है एक प्रकार का उनके अंदर जो थैले से निर्मित एक प्रकार की संरचना होती है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो पहला कथन तो सही है। और दूसरा कहता है कि वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। और तीसरा कहता है कि क्लैमिडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूद गिरावट का एक योगदान करता है, इसी की वजह से यह जो है कोआला प्रजाति काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो तीसरा कथन भी सत्य हो जाता है। तीसरा कथन सत्य हो, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो इसका दूसरा कथन लिखा गया है, दूसरा कथन लिखा गया कि वयस्क मादा जो है कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है, ये उल्टा लिखा गया है। वयस्क मादा जो होती है कोआला, वो वयस्क नर कोआला से आकार में छोटी होती है। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है हमारा। ठीक है। और दूसरा अगर कथन गलत होता है तो हमारा ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बचता है, सी इज राइट आंसर। कोआला के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, जो कि पहले तीसरे से आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। कोआला जो है ज़्यादातर ये खुले वन जो होते हैं, वुडलैंड्स समुदाय की जो भी एक श्रृंखला से निर्मित जो एक स्थिति होती है, वहाँ पर उनके पर्यावास को ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि उनके पर्यावास के संबंधित में जो भी खाद्य सामग्री होती है उनकी उपस्थिति के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि खाद्य सामग्री जितनी आसानी से उनके लिए उपलब्ध होती है वहाँ पर उनकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कोआला जो है ज़्यादातर उर्वर मृदा में खाद्य वृक्षों का विकास करने के संदर्भ में वहाँ पर उनकी जो संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा अधिक पाई जाती है, उनका घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। वे जल स्रोतों के निकट अधिक होते हैं, क्योंकि जहाँ भी जल स्रोत होंगे उनके लिए जो है पानी पीने से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो आसानी से कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड जो स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये इन अधिकांश भागों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वयस्क नर जो है ये कोआला वयस्क मादा की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है सीधे एक दूसरे के साथ जो है इंटरचेंज कर दिया गया है कथन, इसलिए ये गलत हो जाता है। और क्लैमिडिया मैंने आपको बता दिया कि एक प्रकार का पैरासाइट है, एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कोआला की आबादी में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, जिससे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित एक प्रकार का जो है डिजीज़ फैला रहा था, जिससे उनकी मादा को जो है बाँझ बना रहा था, यानी वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। ठीक है। तो हमारा इसका कथन सी हो जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहता है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक कम्प्यूटेशनल मॉडल है। ये सही है। ये जो है हमारा डीएसटी यानी साइंस एंड टेक से पूछा गया सवाल है। और दूसरा कथन कहता है कि यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक से पूछने के रीज़न पीछे जो है कारण ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में जो है बना रहा होगा, तो इसलिए जो है इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पहला अगर कथन सत्य होता है, दूसरा भी सत्य होता है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अफवाह के प्रतिरूप के संबंध में 10वां क्वेश्चन है कि इसमें कहता है कि अफवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां है, पहला कथन कहता है अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है, और दूसरा है मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूपी विकसित होती है। पहला तो सही है, दूसरे में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो आप इसको जो है अगर 50-50 के टर्म में माने यानी मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। पहला सत्य, दूसरा कथन सत्य, तो तीसरा भी इसका अगर पहला दूसरा सत्य होता है तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो मुड़ी हुई स्थलाकृति के संबंध में जो जालीनुमा प्रतिरूप से संबंधित जो दूसरा वाला कथन दिया गया है, ये सत्य है। सत्य क्यों है कि जब नदियों की जो प्राथमिक स्थिति जब नदियाँ जो है अपने प्राइमरी स्टेज में होती हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही होती हैं, और जो सेकेंडरी नदी यानी जो द्वितीयक सहायक नदियाँ होती हैं वो उनको एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं, उनको काट रही होती हैं। तो प्रतिरूप जो बनता है, जो पैटर्न बनता है, वो जालीनुमा के रूप में निर्मित हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इसीलिए दूसरा कथन हमारा सत्य हो जाता है। ठीक है, पहला वाला भी कथन सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए आज का जो है सेशन यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है, आगे बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको जो है पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।